नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत सेकंड नंबर होगा। ये सीरीज जो चल रही है पूरी तरीके से हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत चल रही है। इसका संबंध अगर देखा जाए तो यूपीएससी जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रथम पेपर से होगा, और बाकी अन्य जो जीएस का पेपर है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ साथ में पॉलिटी और सोशल के ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी यहाँ पे इसी तरीके से देखिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। और पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को आज से प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उसको भी ठीक है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उससे आप खुद से प्रयास करें ताकि आप लोग भी एक प्रयास के माध्यम से, एक राइटिंग स्किल के माध्यम से उसका एक अच्छे से फ्रेमिंग कर पाएँ, शब्दों का जो चयन है अच्छी तरीके से कर पाएँ, और उसको फ़ोटो खींच के ये ठीक है हमें आप लोग टेलीग्राम में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कमेंट में यहाँ पे पूरी तरीके से डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा उसका जो मॉडल आंसर है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज का जो क्या प्रश्न है। यहाँ पे तो देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक जमीन पर ब्रिटिश आधिपत्य की इमारत स्थापित करने की प्रक्रिया के क्रम में नींव का पत्थर रॉबर्ट क्लाइव ने रखा, इसको व्याख्या करना है। अब बहुत ही सीधा सा सवाल है, तो सीधा सा सवाल है तो सीधा सा जवाब भी होगा। थोड़ा सा इसको ठीक है फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की, चूँकि भारत एक उपमहाद्वीप ही है, कह रहा है यहाँ पे जो राजनीतिक जो जमीन पर ब्रिटिश आधिपत्य की इमारत स्थापित करने की प्रक्रिया के क्रम में नींव का पत्थर रॉबर्ट क्लाइव ने रखा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमारत, अब देखिए इमारत बनता कैसे है, तो उसके लिए पहले बेसिक ज़रूरत होती है फाउंडेशन की, शुरुआत में जिसको नींव बोला जाता है। अब भारत पे अगर अंग्रेज़ों का लगभग 250-300 सालों तक अगर शासन रहा तो उसका कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इमारत, उसका नींव रखने वाला ये यही रॉबर्ट क्लाइव था। और यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस रॉबर्ट क्लाइव ने आखिर ऐसा कौन कौन से कार्य किया, अपना ठीक है कौन कौन सा योगदान दिया भारत के संदर्भ में, जिससे कि भारत पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। तो देखिए शुरुआत इसी ने किया हुआ था, ठीक है, और इसी से संबंधित इस प्रश्न को यहाँ पे बना लिया गया है। तो चलिए थोड़ा प्रश्न को बनाने से पहले मेरा यही प्रयास है कि थोड़ा सिनॉप्सिस के माध्यम से आप लोग देखें, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग देखें, ताकि आंसर आपका भटकाव की स्थिति में ना आए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले भूमिका है। अब ये भूमिका है यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप चाहें तो औरंगजेब के ज़माने से भी इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि उस समय भारत में स्थिति क्या थी उस समय, खासकर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देखिए भारत में ठीक है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक अराजकता, अस्तित्व आ गया पूरी तरीके से। प्रशासनिक जो अक्षमता, सैनिक अक्षमता यहाँ पे सामने आने लगी, और इसी का फ़ायदा उठा के विदेशी शक्तियों के द्वारा, या हम लोग चाहे हम लोग फ्रांसीसियों की बात करें चाहे अंग्रेज़ों की बात करें, ठीक है, उनके द्वारा भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने का प्रयास किया गया। दूसरा है यहाँ पे जो सीधा सा यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का योगदान, जो इस प्रश्न का जो संबंध है इसी योगदान से है कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए। और अंत में यहाँ पे जो निष्कर्ष है, ठीक है, तो आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है बहुत अधिक डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से इसका आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमिका का। तो जैसे मैंने बताया भूमिका में आप बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। तो यहाँ पे जो देखिए भूमिका जो लिया गया है, कहा जा रहा है कि आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा एवं अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य हेतु विभिन्न शहरों में स्वयं को अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के मध्यस्थ मजबूत करने में लगी रही, किंतु प्लासी के युद्ध तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया, बक्सर युद्ध हो गया, इसके पश्चात यह अंग्रेजी कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरने लगी। तो चूँकि देखिए यहाँ पे अंग्रेज अगर भारत में शुरू में जब आया हुआ था तो उस सबका मोटिव क्या था कि भारत में व्यापार करना, लेकिन जैसे जैसे भारत में राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरीके से कायम होने लगी
और ये हम लोग कह सकते हैं कि बाकी अन्य यूरोपीय जो शक्तियाँ थी यहाँ पे, जैसे पुर्तगाली भी सब था यहाँ पे, इसके अलावा डच भी था सब यहाँ पे। तो धीरे धीरे जब उनका प्रभाव बढ़ने लगा तो अब ऐसे में अंग्रेज सब भी पीछे नहीं रह सकता था कि अगर ये सब अगर राजनीतिक लाभ या फिर व्यापारिक लाभ कहीं न कहीं ले रहा है तो हमें पीछे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वयं को देखिए अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के मध्यस्थ मजबूत करने में लगी, ताकि हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे अधिक हो पाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्रिटेन की कंपनी भारत में आई हुई थी तो बाकायदा ब्रिटेन से COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको संचालक मंडल बोला जाता था, उसी के द्वारा भारत में जो कंपनी का जो प्रमुख जो ठीक है उस समय जनरल होता था, उस जनरल की नियुक्ति इसी वायस राय के द्वारा यहाँ पे की जाती थी। और ये लोग पूरी तरीके से मुनाफे पे ही बल देता था। लेकिन भारत में यही तो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं यहाँ पे कमज़ोर होने लगी, तो इसका मतलब कि राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे तो व्यापारिक मुनाफा अपने आप में डबल ट्रिपल हो जाएगा वर्तमान में, ठीक है। इसको ध्यान में रख के आप समझ सकते हैं। और यही कारण है कि आगे चल के हुआ भी जो बड़े बड़े युद्ध हैं, चाहे हम लोग प्लासी के युद्ध की बात कर लें, प्लासी के युद्ध के पहले भी हुआ है, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, और लास्ट में वाडिवास, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया। और उसके बाद से देखिए बक्सर युद्ध। ऐसे जो युद्ध है ना भारत में, पूरी तरीके से ये मील का पत्थर साबित होता है, जो कि अंग्रेज़ों की मनोवृत्ति को, अंग्रेज़ों के मनोबल को यहाँ से बल मिलने लगा कि नहीं, अब भारत में हमारे द्वारा भी शासन प्रशासन को चलाया जा सकता है। और अंग्रेज़ों ने इन सारे युद्धों में जीत के अपनी प्रशासनिक क्षमता को, अपनी सैनिक कुशलता को पूरी तरीके से दिखा दिया था कि भाई अब भारतीय तुम लोग हमारे टक्कर में नहीं हो। और ख़ासकर विदेशी शक्तियाँ भी, फ्रांसीसियों को भी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे चैलेंज दिया ही गया। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि कालांतर में आगे चल के देखिए, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लें, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही लड़ा जा रहा है। आंग्ल मराठा मराठों को साफ कर दिया गया, आंग्ल सिख में सिखों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया, मैंने हरा दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। और आंग्ल मैसूर, ठीक है, युद्धों को जीतकर अंग्रेज़ों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है कि ब्रिटिश आधिपत्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। अर्थात अगर इतनी सारी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो चाहे हम लोग बंगाल की बात करें, चाहे फिर इधर कर्नाटक की बात करें, चाहे इधर मैसूर की बात करें, देखिए ये चाहे ये निज़ाम की बात करें, हैदराबाद की बात करें, चाहे इधर जो पंजाब का एरिया है, आंग्ल सिख युद्ध जिसको बोला जाता है, इधर सिंध का एरिया है, बीच में इधर अवध का एरिया आ जाएगा, इधर बुंदेलखंड का एरिया आ जाएगा, छोटा छोटा सब बुंदेलखंड, रुहेलखंड, इन सारे ही क्षेत्रों पे तो देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, जीता ही गया। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने देखिए पूरे भारत पे तो पूरे भारत का जो भूभाग उस पर कंट्रोल नहीं किया, लगभग 70% भूभाग पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था, और 30% भूभाग पे जो अंग्रेज़ों का ही जो चाटुकार कह सकते हैं या फिर उसके अधीन जो शासन चल रहा था वही चल रहा था। तो यहाँ पे अब जब शुरुआत हो गया तो इस शुरुआत की नींव डालने वाला कौन था? तो इसकी नींव जो डालने वाला था यही था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही था रॉबर्ट क्लाइव। और इसी रॉबर्ट क्लाइव के अब योगदानों को आप लोगों को मेंशन करना है, बताना है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया, क्या ऐसा मचा दिया कि भाई यूपीएससी इसको पूछ रहा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी पोर्शन की, ठीक है, कि बीच में अब रॉबर्ट क्लाइव के थोड़ा योगदानों को हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था। शुरुआती में उसका, ठीक है, अगर जन्म उन्म देखेंगे आप तो शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र रहा है, काफ़ी मतलब तेज़ तरार के रूप में रहा है। और धीरे 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 परिस्थितियाँ बदलते गई और उसको भारत आने का भी यहाँ पे मौका मिला। और देखिए जब भारत में आया हुआ था तो एक सेना के रूप में भर्ती हुआ था, धीरे धीरे वो क्लर्क बन गया। फिर कैसे वो क्लर्क से बन के, ध्यान रखिए, ठीक है, कैसे वो क्लर्क से बनते हुए फिर एक सेनापति के पद में आएगा और तब जाके अंततः, ठीक है, जनरल गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था, किंतु अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता एवं कौशल के दम पर बंगाल के गवर्नर के पद तक पूरी तरीके से देखिए पहुंच गया। कहाँ का?
बंगाल का गवर्नर के पद तक पहुंचा। तो क्या यह हवा में पहुंच गया? इतने सारे लोग थे, इतने सारे अंग्रेज अधिकारी थे, आखिर रॉबर्ट क्लाइव ही क्यों? आखिर कुछ न कुछ तो इसने किया होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक एवं सैन्य संचालन की पद्धतियों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का पथ प्रदर्शन किया, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि भारतीय शासकों में जो एक प्रशासनिक सैनिक क्षमता का जो भाव था, उस चीज़ को कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव की नीतियों में हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर भारतीय शासकों का, अगर यहाँ का प्रशासनिक और सैनिक क्षमता अगर कमज़ोर है, तो अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से मैनेज कर लें तो हम लोग भारत पे शासन कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो आसान नहीं था, क्योंकि यही चीज़ तो फ्रांसीसियों के द्वारा भी किया जा रहा था। खुद डुप्ले जो आया हुआ था, सहायक संधि प्रणाली के कहीं न कहीं डुप्ले को यहाँ पे जनक माना जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। तो देखिए अब इतना ही नहीं है, थोड़ा और भी बातों को जानना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे तो क्लर्क पे भर्ती हुआ था, अब कैसे आगे आ रहा है? तो इसको मौका मिला देखिए जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, क्योंकि देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। उस प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला से एप्ले की संधि के माध्यम से तो मामला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पुनः मैनेज हो गया, यथावत स्थिति में पूरी तरीके से आ गया। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको समझना पड़ेगा कि जो चंदा साहब और जो अनवरुद्दीन के बीच जो विवाद चल रहा था, फाइनली उसमें अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था, ठीक है, वो भाग के तिरुचिरापल्ली चला गया था, और अंततः यही हुआ, चंदा साहब को फ्रांसीसियों का सहयोग और अनवरुद्दीन या उसके पुत्रों को, ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग यहाँ पूरी तरीके से शुरू हो गया। और यही कारण है कि भारत के दक्षिण में देखिए यहाँ पे ये जो मद्रास का जो क्षेत्र है पूरी तरीके से युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी की इलाका हो गया, मद्रास का इलाका हो गया, कर्नाटक हो गया, हैदराबाद का इलाका हो गया। तो चूंकि यहाँ पे शब्द सीमा आपके पास बिल्कुल सीमित है, इसीलिए इतनी कहानी नहीं लिखना है। थोड़ा बहुत अगर आपको क्लियर हो तो आसानी से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि इसमें अर्काट की घेराबंदी की गई। अर्काट की घेराबंदी क्यों की गई यहाँ पे? तो चंदा साहब के द्वारा जो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था उसको घेरने के लिए चंदा साहब चला गया, तिरुचिरापल्ली चला गया, तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया वहाँ पे। और उसको घेरा डालने के लिए कहीं न कहीं सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने सपोर्ट किया। और अब कर्नाटक का जो क्षेत्र था यहाँ पे, कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट, ठीक है, अब उस समय देखिए ब्रिटिशों के पास, या फिर ब्रिटिश यहाँ पे, ठीक है, जो जनरल के रूप में मौजूद था सैंडर्स था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सैंडर्स बड़ा परेशान नज़र आया कि भाई हम लोग दक्षिण में तो पूरी तरीके से फ्रांसीसियों के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। और इसी का दिमाग की बत्ती को जलाया किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जलाया। बोला कि श्रीमान भाई परेशान आप क्यों होते हैं? अभी देखिए खुद कर्नाटक का शासक कर्नाटक में है नहीं, वो चला आया है, तिरुचिरापल्ली आ गया है। अगर आप जाके, ठीक है, उसके राजधानी अर्काट पे ही अगर कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो फिर वो भागे भागे आएगा। और हुआ भी यही। सैंडर्स खुश होके पूरी तरीके से हैप्पी हो गया इससे, तो रॉबर्ट क्लाइव से, और इसी को सेनापति बना के भेज दिया कि जाओ। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव चला जाएगा अर्काट पे, जाके घेरा डाल लेगा। अब घेरा डालेगा तो अपने पुत्र को, अर्थात जो चंदा साहब होगा, अपने पुत्र को भेजेगा यहाँ पे, राजा खां को भेजेगा। लेकिन फाइनली उससे कुछ होगा नहीं, और फाइनली फिर अब उसको चंदा साहब को वापस आएगा। पूरे माना जाता है कि 56 दिनों तक इस अर्काट के किले को घेराबंदी की। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में यही है रॉबर्ट क्लाइव की योग्यता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको विशेष बल देना है, यही रॉबर्ट क्लाइव है जो 56 दिनों के, ठीक है, मद्देनजर अगर देखा जाए तो पूरे भूख प्यास से रसद की पूरी तरीके से कमी हो गई थी। लेकिन वो चंदा साहब से युद्ध करता रहा और फाइनली चंदा साहब को पूरी तरीके से पीछे भेज दिया, ठीक है, क्योंकि आगे चल के इस डुप्ले को, इस रॉबर्ट क्लाइव को पूरी तरीके से, ठीक है, सहयोग भी मिलता है अंग्रेजों के द्वारा। अब यही कहा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव की कुशल चाल थी जिसके कारण कर्नाटक युद्ध का पासा पूरी तरीके से पलट गया, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो पूरी तरीके से फ्रांसीसियों के फेवर में था। लेकिन एक कूटनीतिक चाल की वजह से रॉबर्ट क्लाइव के पूरी तरीके से युद्ध का पासा ही पलट गया। इसके लिए कह रहा है कि क्लाइव की यूरोप में पूरी तरीके से धाक जम गई थी। कंपनी के संचालक मंडल ने, अब यही जो संचालक मंडल जो COD मैंने बताया था, ठीक है,
निदेशक मंडल के रूप में आप समझ सकते हैं इनको। इसके बाद क्लाइव में अत्यधिक विश्वास जताया कि भाई ये हमारे बहुत काम का व्यक्ति है, तो अब इसके अधिकारों को बढ़ाया जाए। अब इसके अधिकारों को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो भाई इसके पद को क्या कर दो, अपग्रेड करो। अब देखिए 1751 में अर्काट का घेरा यहाँ पे हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल में भी अंग्रेज सब यहाँ पे मौजूद था, और बंगाल में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे उत्पन्न होने लगी थी। यहाँ पे बंगाल में आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि थोड़ा समस्या हो रहा था व्यापारिक गतिविधियों को लेके। वहाँ भी चूँकि डच लोग भी पूरी तरीके से मौजूद था, तो अब इस बंगाल को मैनेज करना जरूरी था, क्योंकि बंगाल में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो गवर्नर अगर देखा जाए वहाँ पे शुरू से ही बंगाल में जो, ठीक है, कह सकते हैं कि सूबेदार के रूप में आपको पता ही होना चाहिए कि मुर्शिद कुली खां आया, फिर अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां काफ़ी योग्य शासक निकलता है। इसके बाद आते जब मामला सिराजुद्दौला तक आएगा, तो सिराजुद्दौला बंगाल में अंग्रेज़ों की, ठीक है, जो एक तरीके से एक अधिकार को, उनकी व्यापारिक शक्तियों को जो ऑलरेडी पहले दिया गया था उन अंग्रेज़ों को, उसको सीमित करने का प्रयास करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इसमें, ठीक है, समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। और यही यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी के संचालक मंडल ने इसके बाद क्लाइव में अत्यधिक यहाँ पे विश्वास जताना शुरू किया। अब 51 के बाद से क्लाइव का यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बंगाल में चला जाएगा, और बंगाल में जाके चीज़ों को मैनेज करना यहाँ पे शुरू करेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। कह रहा है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। क्योंकि जब सिराजुद्दौला बंगाल का जब पूरी तरीके से नवाब जब बन जाएगा, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच बहुत सारी बातों के लेके कंट्रोवर्सी हो गई, जैसे किलाबंदी को लेके हो गया, व्यापारिक एकाधिकार को लेके हो गया। समस्या तो आएगी ही आएगी। तो उसमें चूँकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी यहाँ पे हार चुके थे, तो कमज़ोर भी कहीं न कहीं हो चुके थे। तो फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला की बात को मान लिया, लेकिन अंग्रेज देखिए यहाँ से जीत के गए थे दक्षिण में। ये लोग पूरा उग्र हो रहे थे। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की बात को नहीं माना, और अंततः मामला प्लासी के युद्ध तक आ गया। अब ये प्लासी का युद्ध भी ठीक वैसे ही है जैसे कि अर्काट की घेरबंदी हुई थी। क्योंकि प्लासी के युद्ध में अगर युद्ध करता शायद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो हो सकता है कि ठीक है मामला कुछ और ही होता। लेकिन पहले ही अपने दुश्मन को मजबूत होने से ही पंगु कर दो, मतलब उससे एक षड्यंत्रिक गतिविधियों के माध्यम से जितना भी सिराजुद्दौला के जो बंगाल का नवाब हुआ करता था, जितना भी उसके सगे संबंधी थे, यहाँ तक कि उसके सैन्यपति, ठीक है, मीर जाफर तक को अपने में मिला लिया। और कुछ रह ही नहीं पाया कि उसके नवाब के सेनापति मीर जाफर और अमीर व्यापारियों के युद्ध से पहले गुप्त समझौते द्वारा अपनी और करके यहाँ पे कंपनी को जीत दिलाई। एक प्लासी का युद्ध नाम मात्र की युद्ध रह गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उसके और उपलब्धियों पे बात किया जाए कि प्लासी में अंग्रेजी विजय ने बंगाल में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। अब ये बंगाल का वही क्षेत्र था जो इतना संपन्न एरिया हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संस्थापक घटना के रूप में पहचान मिली। क्यों मिली आखिर यहाँ पे, तो देखिए दक्षिण में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यहाँ पे जो बंगाल में इतना जो इस समय जो, ठीक है, बंगाल को जो देख रहे हैं, कभी उड़ीसा बिहार हो गया, पूरा का पूरा बंगाल में आज पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश, इतना बड़ा जो एरिया हुआ करता था, उन सारे ही एरिया पे धीरे धीरे अंग्रेज़ों का कंट्रोल होने लगा और वहाँ से उनको आर्थिक लाभ मिलने लगा। और जब आर्थिक लाभ मिल रहा है तो उस आर्थिक लाभ को अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं सैनिक गतिविधियों में, प्रशासनिक गतिविधियों में, या कुल मिला के देखा जाए तो भारतीयों को कमज़ोर करने में यहाँ पे लगाया जाने लगा और बहुत अधिक, ठीक है, भारतीयों को समस्याएँ झेलनी पड़ी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल की अकुल संपदा प्राप्त हुई, जिसके कारण वाडिवांश युद्ध के लिए अंग्रेजों को अत्यधिक सहायता, ठीक है, पूरी तरीके से मिली। क्योंकि वाडिवांश का युद्ध अंतिम रूप से इसी वाडिवांश के युद्ध में पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों का नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इतना फ्रांसीसियों को कमज़ोर बना दिया गया कि जो फ्रांसीसी थे बिल्कुल ये जो पौंडीचेरी का जो एरिया है बिल्कुल यहीं तक सीमित रह गए और, ठीक है, सीमित ही रह गए। फिर कभी वो, ठीक है,
उन्होंने अपना फन नहीं फैलाया और डुप्ले जैसे शासक को पूरी तरीके से देखिए, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के माध्यम से उसको वापस फ्रांस में बुला लिया गया और वे फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध युद्ध जीतने में सफल रहे। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निर्विवाद रूप से, अब निर्विवाद का मतलब क्या होता है कि बिना कोई विवाद के, क्योंकि अभी तक ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे अंग्रेज, तो इनकी समस्या शुरुआत में पुर्तगालियों से भी हुई, डचों से भी हुई, फ्रांसीसी उससे भी हुई। अब तो इनको कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं, जो भी थे देसी जो, ठीक है, शक्तियाँ थी छोटी मोटी वही थे और उनको भी बारी बारी से लपेटना सब शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में यहाँ पे पूरी तरीके से स्थापित हुई। लेकिन इसमें की पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी वजह से हो रहा है। तो ये हो रहा है एक अंग्रेज अधिकारी और उस जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भी बिंदुओं का भी देखिए इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शब्द सीमा को ध्यान में रखना है इसीलिए इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्काट का घेरा और प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक जमीन पर आधिपत्य की इमारत स्थापित करने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो इसमें नींव का जो पत्थर जो साबित हो रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने ही रखा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आगे चल के बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा भारत के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया। लेकिन जो पहला, ठीक है, ईंट जो डाला रॉबर्ट क्लाइव ने, उसकी उपलब्धियों की तुलना बाकी अन्यों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय बिल्कुल ही एक इनिशियल स्टेज में अगर भारत को गुलाम बनाने का अगर श्रेय दिया जाएगा, ठीक है, तो शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव को ही दिया जाएगा। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों में देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव के जो समकक्ष है, ठीक है, कोई जल्दी ठहरता नहीं है। यहाँ तक कि देखिए डुप्ले इतना योग्य शासक होते हुए भी रॉबर्ट क्लाइव से पूरी तरीके से पिछड़ गया। और इसी संदर्भ में एक और प्रश्न बन जाता है कि देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जहाँ भारत की चाबी पश्चिम बंगाल में अर्थात बंगाल में खोजी, वहीं डुप्ले के द्वारा भारत की चाबी को खोजने का प्रयास अर्थात दक्षिण भारत में किया गया। तो अब कारण यही है कि रॉबर्ट क्लाइव को चाबी मिल गई बंगाल में, बंगाल पे कंट्रोल करके, ठीक है, पूरी तरीके से उसने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन डुप्ले को लगा कि दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में उस समय, ठीक है, कृषि के दृष्टिकोण से अगर दक्षिण भारत जो है बंगाल के जैसा तो देखिए सक्षम नहीं हो सकता है। और उस समय चूंकि प्राइमरी ही चीज़ था, प्राइमरी रिसोर्स के रूप में ही यहाँ पे कृषि था, तो इस कृषि पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से यहाँ पे रॉ मटेरियल, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा मिलने लगा। और दक्षिण भारत में चूंकि देखिए यहाँ पे कपड़ा वगैरह के लिए बहुत अधिक, ठीक है, फेमस था और बंगाल सर्वसंपन्न यहाँ पे पूरी तरीके से रिसोर्स के मामले में यहाँ पे कंप्लीट था। तो यही है, डुप्ले यहाँ फेल हो गया और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे पास हो गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत में हस्तक्षेप करने का या फिर भारत की जो भी छोटी मोटी शक्तियाँ थी, मैंने छोटी मोटी जो शक्तियाँ उभर रही थी उस समय, उसको, ठीक है, कुचलने का पूरी तरीके से मौका मिला। और अंततः भारत के लगभग 70% से अधिक भूभाग पे, लगभग, ठीक है, 80% के आसपास पॉपुलेशन पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। तो यही था देखिए आज निष्कर्ष के रूप में इसको, और आप, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अब लास्ट में जो आज का जो प्रश्न है, प्रैक्टिस जो सेट है, ठीक है, आप लोगों को घर पे लगाना है और इसका, ठीक है, जो आंसर होगा आप, ठीक है, टेलीग्राम का जो कमेंट पेज है उस पर आपको पेस्ट करना है, डालना है, तभी जाके आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे। प्रश्न है यहाँ पे, क्या आप इस मत से सहमत है कि बिस्मार्क की विदेश नीति ने यूरोप में राजनीतिक गुटबंदी का एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसने प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से इस प्रश्न को लिया गया है कि बिस्मार्क की जो गुटबंदी की जो नीति थी, उस गुटबंदी की नीति के माध्यम से किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया, इसको आपको यहाँ पे समझाना है, करना है। तो इसे आप लोग, ठीक है, ज़रूर करेंगे और, ठीक है, कहाँ आंसर लिख के भेजना है ज़रूर आप लोग करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जारी रखें एंड जय हिंद।